गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आपने पिछले वीडियो मैंने एंजॉय किए होंगे और उन पिछले वीडियो में हमने जो आपकी 12th कक्षा की यूनिट 3 का 7वां चैप्टर जो था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका कुछ पोर्शन कर लिया था, जिसमें ओरस्टेड का प्रयोग, बायो-सावर्ट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र और बायो-सावर्ट के नियम का जो अनुप्रयोग है उसका पहला जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया था कि सीधे लंबे जो धारावाही चालक तार है उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उसके सामने किसी बिंदु पर कितना होता है, ये हमने देख लिया था। आज उसका आगे का जो टॉपिक है वो देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो ये रहेगा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें जो तार था हमारा कैसा था, सीधा लंबा था। अब उसी तार को हमने मोड़ के क्या किया है, उसकी कुंडली बना ली है। तो इस तरह की अगर कोई कुंडली होती है, उस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, निकालने के लिए फिर से हम किसका यूज करेंगे, उसी हमारे बायो-सावर्ट के नियम का यूज करेंगे, उससे हम इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारी सपोज करिए कुंडली हो गई। ये कुंडली का केंद्र O है और इस केंद्र से जो परिधि की दूरी जिसे हम त्रिज्या कहते हैं वो कितनी है, इसकी कैपिटल R है। ठीक है, अब इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो सपोज करिए कि क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होती है और उस धारा का मान कितना है, I इस धारा का मान है। अब सबसे पहले कि हमने जब बायो-सावर्ट का नियम देखा था तो उसमें हमने क्या कहा था कि बायो-सावर्ट का नियम में हम एक स्मॉल अल्पांश यानी कि ये जो कुंडली है हमारी, इस कुंडली को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देंगे और उस अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाल के और फिर उसको सारे अल्पांशों को जोड़ देंगे। हर बार हमें सिर्फ यही प्रोसेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कुंडली पे एक अल्पांश लेता हूँ। ये अल्पांश हो गया डेल एल। ठीक है, अल्पांश का मान कितना है, डेल एल। अब आप देखिए कि इस अल्पांश डेल एल और इस त्रिज्या, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, सॉरी दूरी क्या, इन दोनों के बीच में कोण कितना है, कोण जो है वो है π/2 यानी कि 90 डिग्री का। ठीक है, आप कोई सा भी अल्पांश ले लीजिए, यहाँ लेंगे अल्पांश तो भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, और इस केंद्र से दूरी कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर। यहाँ पे लेंगे तो भी एंगल कितना है, इसके बीच में 90 डिग्री का, और दूरी कितनी है, r। तो एक जो कंडीशन हमारी यहाँ है वो कंडीशन क्या है कि हर अल्पांश की केंद्र से दूरी क्या होगी, समान होगी और किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। दूसरा, ये जो अपना त्रिज्या है और जो अल्पांश होगा उसके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, हर जगह पे वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब बायो-सावर्ट के नियम के अंदर जो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें हमारा विस्थापन सदिश यानी कि जो दूरी वाला है वो, और जो अपना डेल्टा एल यानी कि अल्पांश है, उनके बीच में एंगल और उसकी जो दूरी है वो हमेशा क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा उसको सोल्व करना, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने किसमें किया था, सीधे धारावाही लंबे चालक तार में किया था, वो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां क्या हो रहा था, डेल्टा एल चेंज हो रहा था, थीटा चेंज हो रहा था और आर जो हम ले रहे थे स्मॉल दूरी वो भी चेंज हो रही थी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा डेरिवेशन करना पड़ा, यहाँ वो कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस डेल्टा एल जो अल्पांश है इसके लिए बायो-सावर्ट का नियम लिखते हैं। तो बायो-सावर्ट के नियमानुसार क्या है बायो-सावर्ट का नियम कि डेल्टा बी इस अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कल पढ़ा था हमने, μ0/4π करंट I इंटू अल्पांश डेल्टा एल डिवाइडेड बाय r² साइन थीटा। ये बायो-सावर्ट का नियम था। ठीक है, अब इस नियम को हमें अप्लाई करना है इस अल्पांश के लिए। तो अल्पांश के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया कि r जो है वो कितना हो गया हमारे इस केस में,
आर है वो हमेशा कितना हो गया, कैपिटल आर, हर जगह के लिए वो फिक्स है। तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा ये एंगल क्या होता है, इस डेल्टा एल और इस आर के बीच में बनने वाला कोण। तो ये हमारा डेल्टा एल और ये हमारी डिस्टेंस इस बिंदु से आर, ठीक है। तो इसके बीच बनने वाला कोण कितना है, π/2, ठीक है। तो थीटा कितना है हमारे पास, π/2। तो इसकी वजह से साइन π/2 का मान कितना हो जाएगा, 1। या इसको चलो स्किप कर देते हैं, पहले इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बी केंद्र रहेगा, क्योंकि हम कहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इसके केंद्र के ऊपर बिंदु O पर। तो बी केंद्र डेल्टा बी केंद्र बराबर हो गया μ0/4π I डेल्टा L अपॉन r² और साइन π/2, ठीक है। अब चूंकि साइन π/2 का मान कितना होता है, 1, तो हमारे पास ये बन जाएगा कि B केंद्र बराबर μ0/4π I डेल्टा L ओवर r², ठीक है। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये इक्वेशन कौन सी बनी है हमारे पास, ये इक्वेशन बनी है कि इस अल्पांश की वजह से कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है कि हमें पूरी वायर की वजह से निकालना है। तो वही चीज़ की वायर को हम क्या करेंगे, इन डेल्टा एल अल्पांशों में बांट देंगे और उन सब की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी केंद्र बराबर μ0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी केंद्र बराबर समीशन डेल्टा बी केंद्र, ठीक है, बराबर समीशन μ0/4π I डेल L ओवर r², ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए कि हमारे पास μ0/4π कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। हर डेल्टा एल के लिए, हर अल्पांश के लिए फिक्स मान है। r जो है हर अल्पांश के लिए जो इसकी त्रिज्या है वो भी कांस्टेंट है, तो ये r² बाहर आ गया। करंट I इस पूरे के पूरे लोब में एक ही करंट I फ्लो कर रही है, सबके लिए फिक्स है, I बाहर आ गया। जो डेल्टा L है वो यहाँ हमारे समीशन में रह गया, ठीक है। अब देखिए इन सारे डेल्टा L को मैं अगर जोड़ता हूँ तो वो किसके बराबर होगा, इन सारे डेल्टा L को अगर मैं जोड़ूंगा तो वृत्त की परिधि के बराबर हो गया, और वृत्त की परिधि के बराबर हो गया, हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो इसका मतलब क्या है कि चूंकि डेल्टा L यानी कि समीशन डेल्टा L किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के, तो यहाँ इसको सोल्व कर देंगे तो B केंद्र जो हमारा मिलेगा μ0/4π I/r² और 2πr। तो एक r से एक r तो ये कैंसिल, इस 2π से ये 4π कैंसिल, तो बचेगा क्या, ओनली 2। तो हमारा जो B केंद्र मिलेगा वो हो जाएगा B केंद्र बराबर हो गया μ0I/2r, μ0I/2r। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये है किसी धारावाहिक कुंडली के, वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वो कितना हुआ, μ0I/2r इस पूरी कुंडली के कारण, ठीक है। अब अगर सपोज करिए ये कुंडली
ये तो हमने क्या बना कि एक मान ली सिंगल कुंडली है, यानी कि उसके अंदर जो फेरों की संख्या वो कितनी है, एक है उसके लिए। अब हमारे पास जो कुंडली आप अगर रियल लाइफ में देखेंगे, जैसे आपने पंखे की अगर खुला हुआ देखा तो उसके अंदर जो कोयल होती है, या जो कुएं की अपनी मोटर होती है उसके अंदर जो कोयल होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, उसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, एक कुंडली नहीं होती। तो अपने पास कुछ इस तरह की होती है। सपोज करिए ये है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 और 6 फेरे हैं, तो 6 फेरे की वृत्ताकार कुंडली हो गई। तो अगर सपोज करिए हमारे पास इस तरह से n फेरे की कुंडली है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो एक फेरे की वजह से कितना होता है, μ0 I/2r। तो n फेरों की वजह से कितना हो जाएगा, ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यदि कुंडली के या कुंडली में n फेरे हैं तो B केंद्र बराबर हो जाएगा μ0 NI/2r। ठीक है, क्या हो गया, सीधा सीधा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक फेरे के लिए μ0 I/2r और n फेरे के लिए हो गया μ0 NI/2r। ठीक है, अब इसके साथ में अपन एक विशेष स्थिति लेते हैं। वो विशेष स्थिति क्या है कि जरूरी तो नहीं आपको हर बार कोयल जो मिले पूरी वृत्ताकार ही मिले। सपोज करिए कि वो वृत्ताकार कोयल की जगह आपको सिर्फ इतना सा चाप दे देगी, इसकी वजह से निकालो। भाई ये सीधा तो नहीं है लंबा, मान लीजिए आपको जो वायर दिया, सपोज करिए कि ये जो है इतना सा दे दिया या फिर इतना दे दिया कि इस वायर की वजह से अब आप क्या निकाल लिए, इस केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए। ठीक है, या इतना सा दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब नई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि सीधा होता तब तो हमारे पास पिछला वाला हमने किया था उसकी वजह से निकाल लेते, लेकिन सीधा तार नहीं है, ये थोड़ा सा घुमा हुआ तार है। तो इसकी वजह से हम कैसे फाइंड आउट करें, यानी कि क्या बन रहा है, एक चाप की तरह बन रहा है। तो हमारे पास अगर एक चाप है तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके केंद्र पर कितना होगा वो हम इसमें निकालते हैं। ठीक है, तो ये विशेष स्थिति क्या हो गई कि किसी चाप खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो सपोज करिए कि मेरे पास एक चाप खंड है इस तरह का, ये हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा एल। यहां जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये चलो सपोज करिए जो हमारा ये पूरा चाप है ना, ये पूरा जो चाप है, इस चाप की वजह से एंगल कितना बन रहा है और त्रिज्या कितनी है इसकी, r। ठीक है, एंगल कितना है, डेल्टा फाई, और त्रिज्या कितनी है इसकी, r। तो ये r है तो ये भी कितनी होती है, r होती है। अब आपने 7वीं 8वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है, या कोण बराबर, पहले चाप की वजह आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा, फिर उससे चाप ले लेंगे। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, इससे अपन चाप फाइंड आउट करते हैं। तो चाप बराबर क्या हो जाता है, चाप बराबर हो जाता है कोण इंटू त्रिज्या। ठीक है, तो हमारे पास चाप क्या है, डेल एल। ठीक है, फिर कोण कितना है, डेल्टा अल्फा गुणा, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर डेल्टा अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं किसमें, इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि बी केंद्र बराबर क्या होता है, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, और साथ में आ रहा है समीशन डेल्टा एल। ठीक है, समीशन डेल्टा एल का मतलब है अब चाप कितना हो, ये तो हमने एक सिंपल चाप के लिए लिया है। अगर हम पूरा चाप लेंगे, मान लीजिए इसका और बड़ा चाप है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि समीशन डेल्टा एल बराबर हो गया समीशन आर इंटू डेल फाई। ठीक है,
तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू वहाँ से फाइंड रख देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी बी केंद्र बराबर हो गया म्यू 0/4 पाई I/r², और यहाँ हो जाएगा समीशन r डेल्टा या डेल अल्फा। अब r क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट। अगर आप चाप और बड़ा कर देंगे तो सबके लिए भी क्या है, ये चाहे चाप इतना लेंगे तो भी r है इसकी डिस्टेंस, ये भी r है, हर चीज़ के लिए कितनी r, तो कांस्टेंट है, ये हमारे बाहर आ गया। तो हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, बाहर आने पे एक r से एक r कैंसिल, तो I/r, और ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया कि म्यू 0/4 पाई I/r इंटू डेल्टा अल्फा। अब हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए कि अगर सपोज करिए इस वाले फॉर्मूले में, अगर सपोज करिए मुझे इसी को मॉडिफाई करना होता और इसके लिए फाइंड आउट करना है ना, कि चाप कितना बड़ा है, पूरा वृत्त बन रहा है, ठीक है, पूरा वृत्त बन रहा है, तो फिर से क्या मिलेगा मुझे, पूरा वृत्त बनेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का अगर देखूंगा तो 2 पाई, यानी कि मेरे लिए इस केस में डेल्टा अल्फा का मान कितना हुआ 2 पाई। और आप यहाँ जैसे 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई रखते क्या हो गया, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 2, तो नीचे क्या बच गया 2, तो क्या हो गया म्यू 0I/2r। ये देखिए म्यू 0I/2r। ऐसे ही सपोज कर लिए कि आपको एक ये फॉर्मूला जो है वो इस चाप के लिए निकालना है। चाप कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है, चाप कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, π/2 एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे इस केस के लिए कितना मान हो गया π/2। तो हमारे पास जो बी केंद्र मिलेगा वो कितना हो गया म्यू 0/4 पाई I/r, यहाँ रख दीजिए आप π/2। इसको कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करते ही क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा म्यू 0I, ठीक है, 2 × 4r। अब इसको अगर मैं इस केंद्र की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में लिखूं पूरे की, तो इसकी फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बी केंद्र बराबर, अब देखिए उधर आ रहा है 2, तो आप 1/4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4 म्यू 0I/2r। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इस पूरे की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है पूरे वृत्ताकार की वजह से, उसका अगर हम 90 डिग्री का पार्ट लेते हैं तो उसका कितना हुआ 1/4 गुना हुआ। और वायर भी देख लीजिए, अगर आप इसको काटते हैं यहाँ से ऐसे, तो इतना सा वायर लिया अपन ने, तो वायर भी कितना आ रहा है इसका 1/4 भाग आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया 1/4 भाग इसका हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप हर एक कंडीशन के लिए और हर एक चाप के लिए, जो चाप है उसके लिए अपन क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एंगल कितना है बस वो यहाँ रख दीजिए और इसको कैंसिल आउट करके जो आपका लास्ट फॉर्मूला बचेगा वो उस आर्क के लिए बन जाएगा। अब आप घर पे कोशिश करना कि आपके लिए जो मैं दे रहा हूं, ये चाप कितना है, आधा वृत्त है, ठीक है, अर्धवृत्त है, एंगल कितना होता है इसमें 180 डिग्री, या आप जब सोल्व करेंगे तो कितना रखेंगे रेडियन में, तो कितना हो गया पाई हो गया। और एक और सोल्व करना आप यहां से स्टार्ट करके इसको, ये एंगल, ठीक है, त्रिज्या दोनों ही केस में कितनी है r है, ये कितना है 3π/2 260। इन दोनों केस के लिए आप ये फाइंड आउट करना कितनी आती, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में हमने क्या सीखा है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला है। अब ये सपोज हर जो होता है उसके केंद्र पे तो होगा नहीं, ठीक है, कोई स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि हम क्या करें कि जो धारावाही कुंडली है उसके अक्ष पर कोई बिंदु हो, यानी कि अक्ष क्या हुआ, ये हमारी कुंडली है, ठीक है। तो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट किया, यहाँ सेंटर में फाइंड आउट किया। अब सपोज करिए इसको यहाँ फाइंड आउट करना है, ये जो इसकी अक्ष है, ठीक है,
इस अक्ष के किसी बिंदु या इधर भी या उधर, इन दोनों बिंदुओं में से किसी बिंदु पर अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, उस कमेंट का मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं अब। नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहेगा वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये सपोज करिए कुंडली है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र से जो इसकी त्रिज्या है वो कैपिटल R है। इस बिंदु से, यानी ये इसका क्या होगा, पूरा अक्ष होगा ना, इसके बीच में से जो निकलेगा, तो ये हमारे पास अक्ष से सपोज करिए x दूरी पर, है ना, केंद्र से x दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसकी वजह से धारा जो प्रवाहित हो रही है इसमें, वो सपोज करिए एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक है, धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, सपोज करिए कैसे, एंटी क्लॉकवाइज इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से बायो सावर्ट का नियम यूज करना है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी कुंडली को इसमें काटूंगा, छोटे छोटे अल्पांशों में काटूंगा। ठीक है, तो अगर मैं एक अल्पांश इसका यहाँ लेता हूँ डेल एल, और एक अल्पांश मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है, इन अल्पांशों की जो है दूरी इस बिंदु से R है, तो इसकी भी कितनी होगी, R होगी। ये जो एंगल होंगे दोनों वो क्या होंगे, बराबर। ठीक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को क्या लिया, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में लिया है, तो वहां से अगर हम इसकी दूरी देखेंगे तो ये क्या बन गया, एक तरह का शंकु, और शंकु के लिए ये एंगल क्या होते हैं, दोनों वो इक्वल होते हैं, तो अल्फा एंगल मैंने इसको मान लिया है। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्योंकि देखो इस अल्पांश की वजह से, इस अल्पांश की वजह से इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो दोनों क्या होगा, इक्वल ही चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, दोनों की अपोजिट होगी। वो कैसे होगी, तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको 11वीं क्लास का एक टॉपिक आपको पता होगा, सदिश वाला पढ़ा आपने, कि सदिशों का सदिश गुणन करते हैं अपन। ठीक है, तो सपोज करिए दो सदिश हैं आपके पास A B, ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या है, R। अब मुझे इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं कैसे देखूंगा, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B, तो B की तरफ क्या करो, उंगलियां मोड़ो और अंगूठा उठा दो, वो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे ये मेरे पास A है सदिश, ये सदिश B है, इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, वो जो भी हो। अब मुझे क्या करना है, A क्रॉस B का मान निकालना है। तो ये हुआ मेरा A की तरफ मैंने क्या किया, हाथ किया, और B की तरफ मोड़ दो, A क्रॉस B, और अंगूठा उठा दो, तो अंगूठा की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, इसके
रिजल्टेंट की दिशा। तो रिजल्टेंट की दिशा क्या हुई, ये। और कभी भी जब आप इसका सदिश का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के क्या होता है, लंबवत दिशा में होता है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसकी मुझे डायरेक्शन देखनी होगी तो क्या होगी, इधर इस तरह से, यहाँ से भी 90 डिग्री एंगल होगा उसका, यहाँ से भी 90 डिग्री एंगल होगा। वही चीज़ मैं यहाँ यूज करूँगा, क्योंकि बायो सावर्ट का नियम अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, इस अल्पांश के लिए अगर मैं बायो सावर्ट का नियम लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा बी बराबर होता है म्यू 0/4 पाई, करंट कितनी है आई, डेल्टा एल अपॉन आर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, और साथ में साइन थीटा। ठीक है, और जब आप इसका सदिश रूप पढ़ते हैं तो सदिश रूप में क्या हो जाता है, सदिश रूप में ये लिखेंगे म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब मैंने अभी आपको बताया ना ए क्रॉस बी, ठीक है, ये सारे के सारे तो कांस्टेंट हैं। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एक सदिश तो डेल्टा एल है और दूसरा सदिश क्या है, आर कैप है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा उनके लंबवत दिशा में, यानी कि इस डेल्टा एल के और इस आर के, इन दोनों के लंबवत दिशा में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप फिर से इससे समझिए, क्योंकि 3D डायग्राम है ना, तो बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है समझना, इस प्रैक्टिकल से हम समझते हैं। ये हमारे पास कोइल हो गई, ठीक है, ये वाली। अब इस कोइल को मैं थोड़ा इस ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें सपोज करिए डायरेक्शन जो है हमारे पास, तो ये वाली है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो जो डेल्टा एल है हमारा, इसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हम क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। तो डेल्टा एल की डायरेक्शन क्या हो गई, इस पॉइंट पे ऊपर वाले पे, ये इस तरह से इस पर सेका की दिशा में। फिर हम दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है आर, तो आर के की डायरेक्शन क्या होती है, इस पॉइंट पे आने वाली डायरेक्शन, यानी कि जो आर की डायरेक्शन है वही आर कैप की होती है ना। तो यहाँ से अब इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे, ये इसकी अक्ष है, यहाँ इस अक्ष पे किसी पॉइंट पे होगा वो, तो ये हो गया हमारे अक्ष के किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा अंदर की ओर। आगे समझ में ये चीज़ है ना, ये इस तरह से ये एक्स पे जा रही है, तो ये तो हो गया हमारा एल, सॉरी ये हो गया हमारा डेल्टा एल, और ये हो गया हमारा आर कैप। अब इन दोनों के लंबवत दिशा में है ना, तो मुझे क्या करना है, पहले तो जो हमारा एल है उस एल की तरफ क्या करनी है, उंगलियां रखनी है। ठीक है, एल की तरफ उंगलियां रख के, और किस तरफ घुमाना है मुझे, आर की तरफ घुमाना है। ठीक है, तो एल की तरफ उंगलियां रख के, और जैसे ही मैं आर की तरफ घुमाऊंगा तो ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि इस पॉइंट पे कहीं पे भी आप चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इससे 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर की ओर होगा, और ये 90 डिग्री इससे भी बन रहा है और इससे भी बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हर डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर वो 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए, है ना, सदिश वाला मैं हटा रहा हूं यहां से एक बार, किस तरफ होगी, ये हमारा, ठीक है, ये क्या है डेल्टा एल। तो इन दोनों के अभी बताया ना मैंने, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री, कहाँ से बनना चाहिए, इससे 90 डिग्री बनता हुआ, तो ये 90 डिग्री बनता हुआ ये होगी हमारे पास डेल्टा बी की डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर इसके लिए देखोगे तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी की डायरेक्शन। फिर से देखो इसको, ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई डेल्टा एल की दिशा, ये हो गया हमारे पास अक्ष पर आना चाहिए, है ना। तो अक्ष पे आने का मतलब क्या हुआ, ये इधर थोड़ा ऊपर की ओर ऐसे होगा तिरछा, तो ये अक्ष पे आ गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब क्या करना है, डेल्टा एल यानी कि ये, है ना, तो डेल्टा एल, और इसको घुमाओ आप, तो जैसे ही घुमाओगे तो किस तरफ आएगा, इसमें नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन आएगी। ठीक है, अब आप इसको यहां से देख लीजिए, चलिए ये है हमारा क्या है, आई। ठीक है, आई से किधर घुमाएंगे, आर की तरफ, तो किस तरफ आ रहा है, ये
नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो कितना आएगा, यहाँ से फिर से 90 डिग्री बनाते हुए, तो थोड़ा सा इस पॉइंट पी को मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ, इससे 90 डिग्री बनता हुआ नीचे की तरफ, ये हो गया डेल्टा बी। ये किसके लिए है, ये है इस जो हमारा अल्पांश है इसके लिए, ठीक है। दोनों डेल्टा बी आ गए। अब आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, है ना। आगे बढ़ाने पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सिस में तोड़ देते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखिए, ये अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो ये एंगल कितना बनेगा, अल्फा, और ये भी कितना बनेगा, अल्फा, ठीक है ना। आगे समझ में ये चीज, ये अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा। वो कैसे बनता है वो आप देखिए, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। या इसको मैं थोड़ा सा एक बार सोल्व कर देता हूँ ना, इधर बना के, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे क्यों आ रहा है ये चीज़, है ना। ये 90, ये इसके साथ 90, ठीक है। ये अपना एंगल कितना था, अल्फा, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। अब ये दोनों एंगल, तो ये एंगल हमें निकालना है, तो कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा प्लस ये एंगल मिलकर किसके बराबर होना चाहिए, 90 के। तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 90 बराबर क्या हो गया, 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये लिखोगे ना, तो 90 से 90 कैंसिल। इसको थोड़ी कुछ और मान लीजिए एंगल, ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास, 90 से 90 कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर किससे हो गया, अल्फा। तो इसका मतलब ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा हो गया। छोटी सी क्लास में आपने पढ़ रखा है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की मुझे जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको जो है ज्यामिति क्लियर करने के लिए बताया है। तो ये अल्फा है, तो ये भी उसी तरह से अल्फा एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने यहाँ क्या लिया, दोनों को बराबर लिया है, क्योंकि ये जो अल्पांश है इसमें भी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। अल्पांश कितना है, डेल्टा एल, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई। अल्पांश कितना है, डेल्टा एल। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, वही आर, इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, आर। तो हर चीज इसके लिए क्या है, सेम ही है, आइडेंटिकल है ना। तो इस वजह से दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब इसका एक घटक हम देते हैं इस तरफ, ठीक है। वाई एक्सिस की तरफ अगर घटक लेंगे तो क्या बनेगा इसका, डेल्टा बी कोस अल्फा। इधर भी क्या बनेगा, डेल्टा बी कोस अल्फा इसका। अगर इसको एक्स एक्सिस की तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा बी साइन अल्फा, ठीक है। इसको इस तरफ लाएंगे तो डेल्टा बी साइन अल्फा, ठीक है। अब आप देखिए ये बराबर है, अल्फा कोण भी बराबर है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जब कोई भी दो बल हैं, ठीक है, आप ये कर भी सकते हैं, जब कोई भी दो बल हैं तो वो उनको इस तरह से मैं अगर बराबर करता हूँ, इधर भी खींचता हूँ और इधर भी खींचता हूँ, दोनों अगर मैं खींचता हूँ तो इस पर कितना बल लगा, रिजल्टेंट 0 लगा ना, अगर बराबर है तो, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये पूरा बल, सॉरी ये पूरा क्षेत्र और ये पूरा क्षेत्र दोनों एक दूसरे को क्या है, कैंसिल आउट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये दोनों जो है वो आपस में एक ही दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसकी वजह से, इसकी वजह से वो किधर आएगा, वो आएगा एक्स डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारी कुंडली की अक्ष है उस अक्ष की डायरेक्शन में दूर की ओर क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ तक जो था वो पूरा का पूरा समझने का पार्ट था, आगे तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, तो उसमें कोई बहुत बढ़िया, यानी कि आप फिजिक्स में देखिए जो समझने का पार्ट है, आपको स्टार्टिंग जो पोर्शन होता है ना वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद तो सिर्फ डेरिवेशन यानी कि मैथमेटिक्स होती है सिंपल सी, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं। अब आप देखिए दूसरा, ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, ये जो थीटा होता है वो होता है एल और आर जो हमारी होती है, ये इसके बीच का एंगल। तो ये एल और आर के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, फिर से आप कॉइल लीजिए, ठीक है। ये कॉइल है, एल क्या होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में, ये क्या है, इस दिशा में, तो ये एंगल कितना हुआ, देखिए आप कितना हुआ ये एंगल,
90 डिग्री, यानी कि इसकी स्पर्श रेखा पर अगर आप x की दिशा में कोई भी अगर आप लाइन खींचते हैं वो सारे के सारे क्या होगी, हमेशा 90 डिग्री से ही बनाते हुए आगे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा केस है उसके अंदर क्या है, थीटा बराबर है π/2 पहली चीज तो। ठीक है, दूसरा ये r, तो ये r में इस त्रिभुज से फिर से रिप्लेस कर सकता हूँ। कैसे रिप्लेस करता हूँ वो आगे की बात है, पहले आप थीटा को यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा b बराबर μ0/4πi del l ओवर r स्क्वायर साइन π/2। तो ये हो गया μ0/4πi del l ओवर r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये डेल्टा b का अपने मान आया किस केस के लिए, इस केस के लिए, है ना, जब इसमें 90 डिग्री एंगल पर है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस पूरे के पूरे इस अल्पांश की वजह से, दोनों अल्पांश है, इसकी वजह से इस बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो कितना हुआ। तो वो हुआ क्या कि इसके लंबवत जो घटक थे वो कैंसिल आउट हो गए और जो समांतर घटक है वो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वो कितना हो जाएगा, बी अक्ष कर देता हूं मैं इसको, है ना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी अक्ष वो बराबर हो गया हमारे पास किसके, बी साइन अल्फा प्लस डेल्टा बी साइन अल्फा के, यानी कि 2 डेल्टा बी साइन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से। तो जैसे ही आप समीकरण नंबर 2 से इसकी वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 μ0/4πi del l अपॉन r स्क्वायर साइन अल्फा। क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास फिर से एक कंसेप्ट, चलिए आगे इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं एक बार और। x बराबर 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ के कितना बचेगा 2, तो ये हो गया 2πi अपॉन r स्क्वायर, थोड़ा सा इसको i del l ओवर r स्क्वायर साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ तक हमारा इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। किसके लिए, हमने फाइंड आउट कर लिया इन दोनों अल्पांशों की वजह से यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अक्ष की दिशा में होगा, लंबवत घटक कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से जो मान आएगा वो आएगा ये वाला। अब हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे जितने भी अल्पांश थे उन सब अल्पांश के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ से देखिए, जो अल्फा है वो सबके लिए कांस्टेंट है, आप किसी भी एंगल पर ले लीजिए इसको, ये अल्फा जो आएगा, जो शंकु का एंगल बनेगा वो सबके लिए क्या बनेगा, कांस्टेंट, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आर जो है वो कौन सी है, ये डिस्टेंस है, ये भी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, बचा क्या, डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल कौन सा है, ये वाली जो चीज़ है। तो हम क्या करते हैं कि इस आर जो है उसको एक्स और इस आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप अक्ष को आगे पीछे करेंगे, त्रिज्या तो क्या उसकी सेम रहेगी, लेकिन अक्ष के हर एक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अलग अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग आर भी आपका चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, इस अक्ष की जो डिस्टेंस है उसमें इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल सी, आप जो मैथमेटिक्स पढ़ के आए छोटी क्लासों में वो वाली, ये त्रिभुज कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर की घात 1/2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि चूंकि आर बराबर हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 या रूट में लिखते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से भी साइन अल्फा को भी यहाँ से निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, सिर्फ इसको एक्स और आर की फॉर्म में रखते हैं। तो साइन अल्फा बराबर वो कितना हो गया, तो फिर से आप यहाँ आइए। ठीक है, साइन अल्फा बराबर लाल बटा कक्का से क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसमें लंब कितना है, अल्फा के जो सामने वो है लंब, और कर्ण कितना है वो हमने वहाँ फाइंड आउट किया है। तो लंब है हमारे पास आर
और करंट कितना हो गया स्मॉल r के बराबर, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ r² प्लस x² की पावर 1/2। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें हैं वो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो डेल्टा B अक्स बराबर हो गया μ0/2π। ठीक है, μ0/2π, यहाँ हो गया I del L डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 1/2 का स्क्वायर, तो वो 1/2 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। और साइन का मान कितना है r/r² प्लस x 1/2। तो हमारे पास B अक्ष जो आएगा वो आ जाएगा μ0/2πi del L ओवर r² प्लस x² की घात 1 प्लस आधी, तो 3/2, साथ में एक r है, तो इस r को अपन क्या करते हैं, तो यही मल्टीप्लाई में r रहने दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना इस डेल्टा L जो अल्पांश है उसकी वजह से। अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए r हमारा कांस्टेंट हो गया, I कांस्टेंट हो गया, सिर्फ वेरिएबल क्या है, ये वाली जो चीज़ है वो, और ये वाली चीज़ क्या है उसमें वेरिएबल है। ठीक है, वो वेरिएबल अक्ष की डिस्टेंस, और ये हमारे पास जो इसको भी हमें पूरी रिंग की वजह से या पूरी अपने पास जो वृत्ताकार ये कुंडली है उसकी वजह से हमें क्या करना है, ये निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या करें अब इसको, सिंपल सी बात है, समीशन कर देंगे, सारे इसको तोड़ेंगे ना। हर बार क्या करते हैं हम, इस जो है अपनी रिंग पूरी इसको तोड़ देते हैं हम डेल्टा L में। ठीक है, तो संपूर्ण रिंग की वजह से क्या हो जाएगा, संपूर्ण कुंडली की वजह से, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र वो हो जाएगा B अक्ष। ठीक है, बराबर फिर से समीशन डेल्टा B अक्ष, तो समीशन μ0/2πi del L साथ में r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ से फिर से देखिए क्या क्या जो है आपके पास इसमें समीशन में वेरिएबल होने वाला है। μ0/2πi r, और ये पूरा का पूरा पद जो है वो इसमें कहीं पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आपके पास B अक्ष जो है वो बन जाएगा μ0/2πi r/r² प्लस x² टू द पावर 3/2 और समीशन डेल्टा L। ठीक है, समीशन डेल्टा L। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब आप देखिए कि समीशन डेल्टा L जो आप लोगे, ठीक है, वो समीशन डेल्टा L पूरी रिंग के लिए नहीं लेना अपने को। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे ही आप इसकी बात अभी अपन ने करी थी तब हमने क्या किया था, इन दोनों को लिया था। यहाँ अगर आप समीशन लोगे तो इन दोनों को लोगे, यहाँ लोगे तो इन दोनों को लोगे, यहाँ लोगे तो इन दोनों को साथ में लोगे। तो इसका मतलब क्या है, जब एक बार हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो उसमें 2 बार डेल्टा L ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप पूरी रिंग की बात करोगे तो आधी रिंग में जब बात करोगे तो दूसरी रिंग अपने आप ही उसमें आधी आ रही है, यानी कि आप जब इतनी सी रिंग की बात करते हो तो जब ये ले रहे हो तो ये पहले से ही आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो, ये ले रहे हो तो ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर रहे हो। तो इसका मतलब है अब हमको को जो जोड़ना है वो क्या जोड़ना है, आधी रिंग को ही जोड़ना है, तो अपने आप ही वो पूरी रिंग उसमें कन्वर्ट होके आ रही है इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो अब हमारा जो ये डेल्टा L बनेगा समीशन, ये कितना बनेगा कि समीशन डेल्टा L जो है वो बन जाएगा पाई R। याद रखना क्या बनेगा, पाई R, न कि 2πr। हर बार क्या कर रहे थे अपन 2πr, क्योंकि सिंगल लेके उसको सोल्व कर रहे थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ हमें इस एक बार जो हमने स्टेप किया इसमें 2 डेल्टा L को इंक्लूड कर लिया है। तो इसका मतलब है कि हर बार क्या हो रहा है, जो रिंग हमारी अब जो यहाँ समीशन डेल्टा L लेंगे वो आधी रिंग का ही लेंगे। ये कंसेप्ट याद रखना, नहीं तो यहाँ फिर गड़बड़ हो सकती है आपके साथ, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास B अक्ष बराबर हो गया μ0/2πi r² प्लस x² टू द पावर
3/2 और ये हो गया पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल, तो जो बी अक्ष बनेगा वो हो जाएगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये हो गया अक्ष वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत हो किसी स्टेप पे तो आप बताइए। कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी तो सब क्या है, मैथमेटिक्स। पहला कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की, दूसरा थीटा 90 क्यों हुआ, ठीक है, तीसरा यहाँ पे जो हमारे समांतर जो घटक हैं वो जुड़ गए और जो हमारे लंबवत घटक है वो कैंसिल आउट हो गए। समांतर में क्या आ रहा है, साइन फाई। बस इस त्रिभुज का यूज करके इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद जब संपूर्ण के लिए निकालेंगे फिर से समीशन, और इस समीशन में फिर से जो एक कंसेप्ट है वो ये वाला कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कंसेप्ट कितने हुए इस वाले केस के अंदर, डायरेक्शन निकालने का पहला कंसेप्ट, इन घटकों में करने का दूसरा कंसेप्ट, और उसके बाद जब संपूर्ण रिंग का निकाल रहे हैं तो ये तीसरा कंसेप्ट। ये 3 कंसेप्ट है, बाकी सारी मैथमेटिक्स है। ठीक है, मुझे लगता है कि आराम से इसको कर सकते हैं, और कोई अगर इसमें आपको दिक्कत है कैसे मैंने क्या लिया है तो वो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। तो अब जो है अभी तक हमने ये जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया है वो कौन सा किया है, वो किया है कि ये जो कॉइल है हमारी, इसमें एक सिंगल अगर टर्न आ रहा हो, एक सिंगल अगर फेरा आ रहा हो उस केस में, अगर इसमें फेरे n हो तो उस केस में क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अभी मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था। और वो क्या था कि इस फॉर्मूले में अगर n फेरे हैं कुंडली में तो वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक फेरे की वजह से चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल लिया है। तो यदि कुंडली में n फेरे हो तो, ठीक है, n फेरे हो तो क्या हो जाएगा, जो हमारा b अक्ष है वो हो जाएगा म्यू 0 आई एन आर, चलो पहले n लिखते हैं मल्टीप्लाई में, तो n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा हो गया इसके अंदर n फेरों की जो कुंडली है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे, उसके अक्ष के किसी बिंदु पर जो केंद्र से x दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इसके अंदर हम विशेष स्थितियां लेते हैं इसकी। ठीक है, तो पहली विशेष स्थिति क्या हो सकती है कि सपोज करिए मुझे जाना है कुंडली के केंद्र पर, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने निकाला कुंडली केंद्र का, वो देखते हैं कि वो जो फॉर्मूला निकाला था वो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, या इस फॉर्मूले से उसको डिराइव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब कुंडली के केंद्र पर जाओगे तो क्या चीज होगी इस फॉर्मूले में जो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, अभी आपने देखा ना कि ये x थी, ये अपना r है, ये कैपिटल R है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे इसको कहाँ लेके आना है, इस पॉइंट पे लाना है। तो जैसे इस पॉइंट पे लाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, केंद्र पे क्या होता है, x बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में आप x बराबर 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी b केंद्र बराबर म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो 0 हो गया, तो जब इसको खोलेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, तो इस क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो b बराबर हो गया, या b केंद्र बराबर हो गया म्यू 0 n i ओवर 2r। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला आ गया जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो जो कुंडली के जो केंद्र है उस केंद्र पे जो इसका मान आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, अधिकतम मान है। ये क्या है,
ये जो चुंबकीय क्षेत्र है कुंडली के केंद्र पर वो अधिकतम है। इसके बाद अगर आप जैसे जैसे इससे दूर जाओगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे इसमें वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी तो अब पहले तो इसमें क्या है 0 आ रही है, अब इसमें जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी तो आपका हर बढ़ गया, डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा इसका मतलब आपकी टोटल जो वैल्यू आएगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम मान कहाँ है, मैक्सिमम मान जो आता है वो आता है केंद्र पर। ठीक है, तो इसका मतलब B जो केंद्र है वो बराबर है B मैक्सिमम। ठीक है, जो आपका B केंद्र है वही B मैक्सिमम है, वो कितना है μ0 Ni/2r। ये हो गया इसका फर्स्ट केस। अब आते हैं इसकी सेकंड स्थिति पे। सेकंड कहता है कि अगर ये जो कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल से ये x जो है बहुत ज़्यादा दूर लेते हैं। ठीक है, इस कॉइल से अगर हम जो x डिस्टेंस ले रहे हैं x की वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस केस में क्या होगा, या कह सकते हैं कि इस जो x है इसके रेस्पेक्ट में जो आपका कॉइल है वो बहुत छोटा है, उसकी त्रिज्या क्या है बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा। तो सेकंड केस हमारा क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, r से, यानी कि x का मान बहुत ज़्यादा है कुंडली की त्रिज्या से, तो उस केस में इसमें क्या चीज़ आएगी। तो फॉर्मूला तो आप फिर से देखिए क्या बनेगा हमारा, B x बराबर फॉर्मूला है μ0 Ni/2r² प्लस x² टू दी पावर 3/2। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब इसमें r², ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि हमें ये जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, r² प्लस x², ये लगभग किसके बराबर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका मान क्या है बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत ज़्यादा कम है तो इसके अंदर आप स्क्वायर करके और फिर इसका बहुत ज़्यादा तो उसका और स्क्वायर हुआ, फिर इनको जोड़ेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कोई इतना डिफरेंस नहीं आएगा कि उससे, यानी कि इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है, क्या मान सकते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो उस केस में हमारा ये r² प्लस x² है वो सिर्फ x² से रिप्लेस हो जाएगा, और B अक्ष जो मिलेगा हमें वो हो जाएगा μ0 Ni/r², और यहाँ से हो जाएगा 2x² की पावर 3/2। तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा μ0 Ni/r²/2 x की पावर 3। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक। थर्ड जो इसकी कंडीशन है वो हमारी ये कंडीशन रहेगी कि अगर अर्ध त्रिज्या का मतलब है कि जो ये x है उसका मान r/2 के बराबर हो, यानी कि इतनी दूरी पर जाएं कि x का मान क्या हो, r/2 हो, उस केस में क्या वैल्यू होगी। अब ये क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसलिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा